नमस्कार सभी लोगों को, उत्कर्ष क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है। तो देखिए, खगोल विज्ञान का पाठ लेकर हम चल रहे थे और खगोल विज्ञान के अंदर हमने पहले जाना किस प्रकार से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। फिर हम बात कर रहे थे सौर परिवार की, ठीक है, सोलर सिस्टम की बात कर रहे थे और सोलर सिस्टम में हमने ग्रहों के बारे में पढ़ा था और ग्रहों के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है पृथ्वी, उसके बारे में हम थोड़ा विस्तार से चर्चा कर रहे थे। तो पृथ्वी के बारे में जब हम अध्ययन करेंगे तो सारी चीज़ें पृथ्वी पर ही निर्भर हैं। पृथ्वी को हम पूरा टोटलिटी के अंदर पढ़ेंगे, पूरा विस्तार से हम इसका अध्ययन करेंगे। तो शुरुआत में हम पृथ्वी के बारे में कुछ आंकड़ों के बारे में बात कर रहे थे। फिर मैंने पिछली क्लास में, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था पृथ्वी की गतियों के बारे में। और ध्यान रखना, मुख्य परीक्षा में भी प्रश्न आपका पूछा जा सकता है कि घूर्णन गति या परिक्रमण गति के क्या परिणाम, क्या प्रभाव होते हैं या इसके इससे क्या क्या घटनाएं होती हैं, उनको आपको ध्यान रखना है। और मैं कोशिश कर रहा हूं पूरा विस्तार से बताने की और सारी चीज़ें आपके क्लियर हो जाएं, ठीक है। तो पिछली क्लास का अगर आपने वीडियो देखा होगा तो हम घूर्णन गति के बारे में बात कर रहे थे कि किस प्रकार पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, दिन और रात का स्थिति होती है। और आखिरी में अगर आपने देखा होगा तो आखिरी में मैंने जो पार्ट आपका छोड़ा था, जैसे ये मान लीजिए पृथ्वी है और पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि को जो अलग करने वाला एक व्रत होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रदीप्ति सर्किल बोलते हैं। क्योंकि सूर्य का प्रकाश इधर पड़ रहा है, पृथ्वी के एक तरफ अगर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है तो इधर की तरफ दिन की अवधि होगी, इधर की तरफ दिन होगा इस सर्किल के, और इसके दूसरी तरफ क्या होगा? इसके दूसरी ओर यहाँ पर रात्रि होगी, ठीक है। तो यहाँ पर दिन होगा और यहाँ पर रात्रि वाली स्थिति होगी और ये सूर्य का प्रकाश। तो ये जो व्रत यहाँ पर बन रहा है, इस व्रत को बोलते हैं प्रदीप्ति व्रत। प्रदीप्ति व्रत कहलाता है यह सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन, सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन, ठीक है। तो ध्यान रखना, पृथ्वी पर दिन और रात को विभाजित करने वाले व्रत, विभाजित करने वाले व्रत को प्रदीप्ति व्रत बोलते हैं, प्रदीप्ति व्रत कहते हैं, ठीक है। तो सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन या प्रदीप्ति व्रत यहाँ पर ध्यान रखना है, प्रदीप्ति व्रत कहलाएगा ये, प्रदीप्ति सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। ये चीजें एक तो ध्यान रखनी है। अब मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी के घूर्णन के क्या प्रभाव हैं, तो मान लीजिए शॉर्ट नोट्स में भी आ जाता है तो भी आपको पता होना चाहिए और प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर नेक्स्ट लिखे आगे, पृथ्वी के घूर्णन के प्रभाव, पृथ्वी के घूर्णन के प्रभाव, ठीक है। तो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट तो आप जानते ही हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? दिन रात की घटना, ठीक है। छोटा बच्चे से पूछेंगे वो भी बता देगा, दिन और रात की घटना, ठीक है। और पृथ्वी के ध्यान रखना, रोटेशन से ही क्या होता है कि जो विभिन्न प्रकार के खगोलीय पिंड हैं, चाहे वो सूर्य है, चाहे वो चंद्रमा है या अन्य खगोलीय पिंड हैं, वो भी हमको क्या होंगे? घूमते हुए दिखाई देते हैं। ये भी एक इसका प्रभाव है, ठीक है। तो ध्यान रखना, पृथ्वी के घूर्णन के कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण सूर्य
चंद्रमा तथा अन्य खगोलीय पिंड, अन्य खगोलीय पिंड पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हुए दिखाई देते हैं, घूमते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, अब घूर्णन के कारण ही हमें पता चलता है भाई, जैसे दिन में आपका जो प्रकाशमान हो जाता है और पृथ्वी घूम जाती है और सूर्य भी घूम रहा होगा, तभी तो क्या होगा, रात हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो खगोलीय पिंड हमको घूमते दिखाई देते हैं, ये किसके कारण हो रहा है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही हो रहा है। अगला एक और महत्वपूर्ण पॉइंट आप लिख सकते हैं, अगर ये पूछा जाता है शॉर्ट नोट्स में, तो ध्यान रखें, पृथ्वी के घूर्णन के कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण पवनों की दिशा में परिवर्तन होता है, पवनों की दिशा, पवनों की दिशा में परिवर्तन होता है। अर्थात कोरियोलिस बल उत्पन्न होता है, कोरियोलिस बल, ये वैज्ञानिक थे, पवनों वाले टॉपिक में हम इसको पढ़ेंगे कोरियोलिस ने क्या कहा था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखें, अगर ये शॉर्ट नोट्स में लिखने को मिलता है तो आप लिखेंगे तो आपके पॉइंट में थोड़ा सा दम हो जाएगा, अगर केवल लिखेंगे दिन और रात होती है तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अर्थात कोरियोलिस बल उत्पन्न होता है। ठीक है, और कोरियोलिस बल उत्पन्न होता है तो क्या होता है आप जानते ही हैं थोड़ा बहुत, तो जब कोरियोलिस बल काम करता है तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध है, ये तो आपका इक्वेटर हो गई, भूमध्य रेखा, ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, और इसके नीचे क्या हो गया, दक्षिणी गोलार्ध हो गया। तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण क्या होता है कि पवनें उत्तरी गोलार्ध में अपने राइट हैंड साइड में और दक्षिणी गोलार्ध में अपने लेफ्ट हैंड साइड में विक्षेपित होती हैं। ठीक है, तो यही कोरियोलिस बल है, तो यहाँ पर लिख लें, कोरियोलिस बल के अनुसार कोरियोलिस बल के अनुसार पवनें या विंड्स उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में अपने दाएं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाएं ओर विक्षेपित होती हैं, विक्षेपित होती हैं, विक्षेपित होती हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, कोरियोलिस बल के अनुसार ही पवनों में क्या होता है, विक्षेपण होता है, और जब पवनें विक्षेपित होंगी, आप इसको और कनेक्ट करते हैं, महासागरीय धाराएं, महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति भी किससे होती है, प्रचलित पवनों के प्रभाव के कारण होती है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। तो जब पवनें घर्षण पैदा करती हैं महासागरों के ऊपर, तो उससे महासागरीय धाराएं भी उत्पन्न होती हैं, और महासागरीय धाराएं क्या करती हैं,
समुद्र में लवणता को समान करने का काम करती है, समुद्र में तापमान को आपका स्थिर रखने का काम करती है। तो उससे बहुत सारे फिर कार्य आपके आ जाते हैं। तो बहुत बड़ा आंसर आपका हो सकता है। ठीक है, ये इतना क्लियर है। और उसके बाद आप देखेंगे एक और पॉइंट यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, पृथ्वी के घूर्णन के कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण दैनिक ज्वार, दैनिक ज्वार। ठीक है, तो दिन में 12-12 घंटे पर जो ज्वार भाटा आता है, ये किसके कारण हो रहा है? घूर्णन के कारण होता है। दैनिक ज्वार की उत्पत्ति होती है। तो दैनिक ज्वार भी ध्यान रखना पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही आता है। तो ये कई सारे प्रभाव आपके हो जाएंगे पृथ्वी के घूर्णन वाले। ठीक है, अब देखिए हम अगला पार्ट ले लेते हैं। ये तो घूर्णन से संबंधित आप लगभग सारी चीजें जान गए, इसके क्या प्रभाव होते हैं, क्या क्या घटनाएं हैं। अब हम बात करें पृथ्वी के परिक्रमण की, मतलब सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाना। ठीक है, तो ध्यान रखें मौसम परिवर्तन होते हैं, उसी आधार पर हमने अंदाजा लगाया कि पृथ्वी क्या करती है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करती है। ठीक है, तो परिक्रमण की देखिए बात करें तो परिक्रमण में ध्यान रखना, परिक्रमण गति की हम बात करें तो ये आप जानते ही हैं कि पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना या घूमना। ठीक है, परिक्रमण कहलाएगा। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करना या घूमना परिक्रमण कहलाएगा। और परिक्रमण काल की बात करें तो परिक्रमण काल कितना हो जाएगा? परिक्रमण काल मतलब पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाने में कितना समय लगता है, तो ये जानते होंगे आप 365 दिन। ठीक है, 5 घंटे, ठीक है, 48 मिनट और 46 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, तो ध्यान रखना पृथ्वी को सूर्य के चारों तरफ पूरा एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है वो कितना है? 365 दिन, 5 घंटे, 48 मिनट और 46 सेकंड। लेकिन सुविधा के लिए हम इसको कितना मान के चलते हैं? सुविधा के लिए हम इसको लगभग मान लेते हैं 365 दिन और लगभग 6 घंटे इसको मान लेते हैं। तो 365 दिन और 6 घंटे में पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा पूरी करती है। और यही 6 घंटे हैं, अगर ये 6 घंटे 4 साल में जुड़ जाएं तो 4 साल बाद ये क्या हो जाएगा? 24 घंटे हो जाते हैं। तो प्रत्येक 4 साल बाद 366 दिन हो जाएंगे। और 366 दिन हो जाते हैं तो ये साल कैसी कहलाती है? इसको हम बोलते हैं लीप वर्ष बोलते हैं, लीप ईयर कहलाती है। और लीप ईयर में आप देखेंगे, लीप ईयर में जो एक्स्ट्रा दिन आपका बना है, लीप वर्ष में अतिरिक्त दिन जो होता है वो कहाँ पर जाता है? अतिरिक्त दिन, ठीक है, फरवरी महीने में जोड़ दिया जाता है। फरवरी महीने में, ठीक है। तो लीप ईयर में फरवरी कितने दिन की होती है? 29 दिन की होती है। बाकी सामान्य तौर पर फरवरी 28 दिन की होती है। तो पृथ्वी का जो घूर्णन होता है वो 365 दिन के अलावा 6 घंटे एक्स्ट्रा होता है। और ये 6 घंटे 4 साल बाद क्या होंगे? 24 घंटे में परिवर्तित हो जाएंगे। और ये 24 घंटे यहाँ पर क्या होगा? एक अतिरिक्त दिन के रूप में जाना जाएगा।
तो ये दिन कितने, ये साल कितने दिन की हो जाएगी, 366 दिन की हो जाएगी। और 366 दिन में जो एक्स्ट्रा दिन है उसको हम कहाँ जोड़ देते हैं, फरवरी महीने में जोड़ देते हैं। तो फरवरी उस साल में कितने महीने की, कितने दिन की होती है, 29 दिन की होती है। तो फरवरी 29 दिन की किस होगी, लीप वर्ष के समय होगी। तो जान गए होंगे क्या लीप वर्ष की स्थिति होती है। तो ये लीप वर्ष वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर आप ध्यान रखें, क्या स्थिति यहाँ पर बनती है। ठीक है, अब देखिए इसके क्या क्या प्रभाव होते हैं। परिक्रमण की गति, और मैं आपको बता दूं सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी जो घूम रही है उसकी गति क्या है, परिक्रमण गति। तो परिक्रमण गति ध्यान रखना लगभग 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो लगभग 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करती है, सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करती है। और इसका जो परिक्रमण पाथ है, परिक्रमण पथ कितना लंबा है, 960 मिलियन किलोमीटर। तो 960 मिलियन किलोमीटर का पथ तय करती है पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमण करने में। तो 960 किलोमीटर, 960 मिलियन किलोमीटर की दूरी तय करती है कितनी स्पीड से, 29.8 या लगभग 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम रही है। तो इस पूरे के पूरे पथ को एक चक्कर लगाने में या 960 मिलियन किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लग जाता है, समय की हम बात कर ही चुके हैं, कितना परिक्रमण काल है, 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है। तो देखिए कितनी मेहनत कर रही है पृथ्वी। लगभग 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने के बाद 960 मिलियन किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो भी 365 दिन लग जाते हैं। ठीक है, तो ये थोड़े से फैक्ट हैं, और फैक्ट कभी कभार कथनों में आते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इस तरह से ये फैक्ट आपके सही है या गलत है। तो क्लियर हो गया होगा। तो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमण करती है, और ये परिक्रमण आप देखेंगे कैसा है, कहीं पर पृथ्वी और सूर्य के बीच में दूरी अधिकतम होती है और कहीं पर पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी न्यूनतम हो जाती है। तो इसी वजह से यहाँ पर क्या होता है, मौसम परिवर्तन की स्थिति होगी, गर्मी होगी या ठंड होगी, सूर्य की लंबवत किरणें पड़ रही हैं या तिरछी किरणें पड़ रही हैं, इससे कई प्रकार के मौसम परिवर्तन होते हैं या ऋतु परिवर्तन आपके होते हैं। तो कई सारे प्रभाव हैं, इसको हम जानेंगे कि क्या होते हैं परिक्रमण के प्रभाव। ठीक है, तो परिक्रमण के प्रभाव लिख लेते हैं, फिर क्या होता है ऋतु परिवर्तन हम वो भी जानेंगे। परिक्रमण के प्रभाव, ठीक है। तो परिक्रमण के प्रभावों में सबसे पहला ध्यान रखना, दिन और रात का छोटा एवं बड़ा होना। दिन रात का छोटा एवं बड़ा होना। ठीक है, मान लीजिए पृथ्वी अपने एक्सिस पर झुकी हुई है और घूर्णन नहीं कर रही है, तो क्या दिन और रात आपके होंगे? नहीं होंगे। और पृथ्वी मान लीजिए अक्ष पर झुकी हुई है और अपने अक्ष पर भी घूम रही है और सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा नहीं कर रही है, तो भी आपके दिन और रात नहीं होंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना दिन और रात का छोटा और बड़ा होना, क्योंकि जिधर सूर्य की किरणें ज़्यादा पड़ेगी वहाँ दिन बड़ा होगा, अभी हम जानेंगे आगे, और जहाँ पर सूर्य की किरणें कम पड़ेंगी वहाँ दिन क्या होगा? छोटा हो जाएगा। दूसरा ध्यान रखें, कर्क रेखा एवं मकर रेखा का निर्धारण। कर्क रेखा एवं मकर रेखा का निर्धारण।
तो ध्यान रखना कर्क रेखा और मकर रेखा का निर्धारण भी किस आधार पर किया गया है? सूर्य की लंबवत किरणों के आधार पर किया गया है। मान लीजिए सूर्य की लंबवत किरणें भूमध्य रेखा पर तो साल भर रहती हैं, लेकिन सूर्य की लंबवत किरणें जून के महीने में कर्क रेखा पर पड़ती हैं और दिसंबर के महीने में आप देखेंगे कहाँ पर पड़ती हैं? मकर रेखा पर। तो सूर्य की स्थिति इस तरह से रहती है, तो इस आधार पर ही हमने क्या डिसाइड किया है? कर्क रेखा और मकर रेखा का। ठीक है। सूर्य आपको पता होगा कि विभिन्न प्रकार के नक्षत्र मंडलों से घूमकर आता है। भाई जब सूर्य भी गैलेक्सी, सूर्य क्या कर रहा है? जो मंदाकिनी हमारी गैलेक्सी है उसकी परिक्रमा कर रहा है, और उसमें क्या पड़ते हैं? कई सारे नक्षत्र आपके पड़ते हैं, और जब नक्षत्रों से होकर गुजरता है, इन तारा मंडलों से होकर गुजरता है, तो जब सूर्य बिल्कुल यहाँ पर होता है कर्क तारा मंडल की ओर, तो ये लंबवत किरणें कर्क रेखा पर पड़ती है, तो इसलिए इसका नाम कर्क रेखा रख दिया। और सूर्य जब मकर तारा मंडल के ऊपर होता है, तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या होती है? मकर रेखा का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, इस तरह से है। तो सूर्य ध्यान रखना इस तरह से तारा मंडलों को पार करते हुए आता है। जैसे मकर संक्रांति होती है, मकर संक्रांति आपको देखा होगा कि जनवरी में पड़ती है, तो जनवरी में मकर संक्रांति पड़ती है, तो उस समय सूर्य क्या होता है? मकर राशि पर होता है, मकर तारा मंडल से होकर गुजर रहा होता है। इस वजह से ये कहा जाता है कि ये क्या है? मकर राशि, मकर संक्रांति कहा जाता है। दूसरी राशि में प्रवेश करने की कोशिश करता है। तो इस तरह से ध्यान रखें। तो ये क्या होता है? तो ये भी ध्यान रखें, कर्क एवं मकर रेखा का निर्धारण करता है। और अगला हम देखें तो ध्यान रखना मौसम परिवर्तन की घटना। तो मौसम परिवर्तन की जो घटना हो रही है, ये घटना भी किसके कारण हो रही है? ये घटना भी आपको पता होना चाहिए, परिक्रमण के कारण हो रही है। तो परिक्रमण के कारण ही ध्यान रखना मौसम परिवर्तन की घटना भी होती है, और ये भी एक महत्वपूर्ण है। ठीक है। दूसरा, परिक्रमण होने से ही ध्यान रखना क्या होता है? उपसौर, ये भी हम आगे बात करेंगे, अपसौर तथा विषुव की स्थिति, विषुव या इक्विनोक्सिस। ठीक है, विषुव की स्थिति। ठीक है। तो उपसौर, अपसौर और जो विषुव होते हैं, जिसकी बात हम अभी करेंगे, ये स्थितियां भी किसके कारण बनती हैं? पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिक्रमण से ही बनती हैं। अब ये क्या होती हैं, ये ध्यान रखें। 3-4 पॉइंट आप प्रभाव में लिख सकते हैं और इनको आगे एक्सप्लेन भी कर सकते हैं अगर बड़ा आंसर यहाँ पर दिया हुआ है। तो देखिए, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमण करती है, तो स्थिति यहाँ पर क्या रहती है? इस तरह की रहती है। जैसे ये मान लीजिए सूर्य है, बीचों बीच में सूर्य है। ठीक है। पृथ्वी की स्थिति ले लेते हैं, 4 पोजीशन ले लेते हैं। एक पोजीशन में अर्थ यहाँ पर है, दूसरी पोजीशन में अर्थ यहाँ पर है, तीसरी पोजीशन में अर्थ यहाँ पर है, और चौथी पोजीशन में अर्थ यहाँ पर है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? जैसे ये मान लीजिए इसका अक्ष है, पृथ्वी का एक्सिस इसी तरह है। यहाँ पर क्या होगी? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। ठीक है। इसी तरह की सेम स्थिति यहाँ पर हो जाएगी, ऐसी स्थिति हो जाएगी। सेम स्थिति यहाँ हो जाएगी, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, और सेम स्थिति यहाँ हो जाएगी, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। ठीक है। और आप सब जानते ही हैं कि पृथ्वी अपने सूर्य के चारों तरफ इस तरह से घूम रही है। ठीक है, इस तरह से परिक्रमण हो रहा है। तो यहाँ पर हम बात करें 3 लाइनों की, तो ये तो हो गई भूमध्य रेखा, भूमध्य या विषुवत रेखा, ये हो गई कर्क रेखा, और ये हो गई मकर रेखा। ठीक है।
अब मान लीजिए सूर्य की स्थिति है इस तरह से और पृथ्वी की स्थिति है यहाँ पर, तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे तो सूर्य की लंबवत किरणें कहाँ पर पड़ेगी? सूर्य की लंबवत किरणें मकर रेखा पर पड़ेगी। ठीक है, तो जब सूर्य की लंबवत किरणें मकर रेखा पर पड़ेगी तो दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश ज़्यादा पहुंचेगा, और सूर्य का प्रकाश ज़्यादा पहुंचेगा तो यहाँ पर गर्मी होगी, और यहाँ पर सूर्य का प्रकाश उत्तरी गोलार्ध में कम पहुंचेगा तो यहाँ पर क्या होगी? ठंड होगी। इतना तो आप जानते ही हैं कि भूमध्य रेखा के ऊपर उत्तरी गोलार्ध है और भूमध्य रेखा के नीचे दक्षिणी गोलार्ध है। तो ऐसी स्थिति की अगर हम बात करें तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखना, यहाँ पर क्या होगा? दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी बड़े दिन होंगे और उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा? सर्दी या ठंड के दिन होंगे। और इसी स्थिति में एक दिन आपको ध्यान रखना है, इसी स्थिति में एक दिन बनता है, इस दिन को हम बोलते हैं, ये दिन आपका कहलाता है शीत, या ये लिखिए, इसको हम बोलते हैं, इंग्लिश में मैं लिखता हूं पहले, इसको बोलते हैं विंटर सोलिस्टिस। विंटर सोलिस्टिस, विंटर सोलिस्टिस कहलाता है। विंटर सोलिस्टिस। लंबवत किरणें कहां पर पड़ रही हैं? मकर रेखा पर। उत्तरी गोलार्ध में क्या होगी? ठंड होगी, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी होगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं? विंटर सोलिस्टिस बोलते हैं। विंटर सोलिस्टिस कहलाता है। और ये कब पड़ता है? ये ध्यान रखना 22 दिसंबर को पड़ता है। तो 22 दिसंबर का दिन क्या कहलाता है? विंटर सोलिस्टिस कहलाता है। इसको ध्यान रखना है, विंटर सोलिस्टिस इसको हम बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करें किसकी? अब हम आ जाते हैं दूसरी तरफ। इधर की तरफ आ जाएं तो यहां से आप देखोगे पृथ्वी अपने अक्ष पर इधर झुकी हुई है, तो सूर्य की लंबवत किरणें यहाँ पर कहाँ पर पड़ जाएंगी? सूर्य की लंबवत किरणें यहाँ पर आप देखेंगे कर्क रेखा पर या उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा पड़ेगी। तो ऐसी स्थिति अगर बनेगी तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखना, उत्तरी गोलार्ध में क्या होगी? गर्मी हो जाएगी, और दक्षिणी गोलार्ध में इसका विपरीत स्थिति हो जाएगी। इसको हम क्या बोल देंगे? सर्दी होगी दक्षिणी गोलार्ध में, क्योंकि सूर्य की तिरछी किरणें पहुंचेगी। तो यहाँ पर एक स्थिति आपकी बनती है, ये बनती है कौन सी? 21 जून की स्थिति बनती है। तो इसको हम बोलते हैं समर सोलिस्टिस या ग्रीष्म आयनांत। ग्रीष्म आयनांत। सूर्य की लंबवत किरणें कहां पर है? कर्क रेखा पर। और यहां पर कहां पर है? मकर रेखा पर। तो इसको बोलते हैं शीत आयनांत। शीत आयनांत कहलाएगा। 2 पॉइंट क्लियर हैं, सिंपल सी बात है। पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूम रही है और इस तरह से सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा भी करती है। तो इस पोजीशन में आप देखेंगे इस तरह से अर्थ झुकी हुई है, तो ये भाग ज़्यादा ऊष्मा ग्रहण करेगा, तो यहाँ गर्मी होगी, या कम ऊष्मा प्राप्त होगी तो यहाँ पर क्या होगी? ठंड होगी। और जब पृथ्वी घूमकर यहाँ आ जाएगी तो यही स्थिति एकदम उल्टी हो जाएगी। इधर की तरफ झुकी हुई है तो यहाँ सूर्य का प्रकाश ज़्यादा प्राप्त होगा और इधर की तरफ सूर्य का प्रकाश कम प्राप्त होगा। तो सिंपल सी बात है, उत्तरी गोलार्ध में गर्मी हो जाएगी और दक्षिणी गोलार्ध में ठंड की स्थिति बनेगी। अब दोनों स्थितियों को देखें, पृथ्वी अपने अक्ष पर यहाँ झुकी हुई है, ये इस तरह से नहीं है, सारी घटना ऐसे घट रही है। हमने तो ऐसे बोर्ड पर बनाया, लेकिन है तो इस तरह की स्थिति। तो यहाँ वाली स्थिति को देखें तो यहाँ से सूर्य की लंबवत किरणें सीधी कहाँ पर पड़ेगी? लंबवत किरणें सीधी भूमध्य रेखा पर पड़ेगी, और सूर्य की लंबवत किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ेगी। तो दिन और रात की अवधि दोनों गोलार्धों में क्या होगी? बराबर हो जाएगी। और दिन और रात की अवधि बराबर कब होती है? इधर की तरफ हम बात करें तो ये स्थिति कब बनेगी? 21 मार्च की स्थिति बनेगी। 21 मार्च, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बसंत विषुव। बसंत विषुव कहलाता है।
ठीक है, और या इसको हम बोलें स्प्रिंग इक्विनोक्सिस, इंग्लिश में स्प्रिंग इक्विनोक्सिस। और ये जो स्थिति बनती है यहाँ पर, तो इसको हम, ये बनती है 23 सितंबर को, 23 सितंबर को, तो इसको हम बोलते हैं शरद विषुव, शरद विषुव बोलते हैं, या ऑटमनल इक्विनोक्सिस, ऑटमनल इक्विनोक्सिस। तो ये 4 स्थितियां बनती हैं। तो इन चारों स्थितियों से आपकी पूछा जाता है कि ग्रीष्म आयनांत क्या है, शीत आयनांत क्या है, या विषुव किसे कहते हैं। तो ये ध्यान रखना, 20 वर्ड्स में भी आ सकते हैं, 2 नंबर 4 नंबर के क्वेश्चन में आपके पूछे जा सकते हैं, और प्री में तो बहुत पूछे भी जाते हैं। तो देखिए क्या स्थिति बनती है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बना लीजिए, फिर इसको आगे चलते हैं। तो इसके बारे में लिख लेते हैं थोड़ा सा क्या स्थिति है। ठीक है, देखो दूसरी तरीके से इसको मैं आपको और समझा दूं, शायद मैंने पहले भी ये आपको बताया हो। जैसे ये मान लीजिए पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, और यहाँ से इसके बीचों बीच से गुजर रही है क्या, कर्क रेखा, ठीक, वो भूमध्य रेखा। यहाँ पर है मान लीजिए कर्क रेखा, और यहाँ पर है मकर रेखा। इतना तो हम जानते ही हैं क्लियरली। ये है 0 डिग्री, इसको हमने भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहा है। साढ़े 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा। ठीक है, अब देखिए किस तरह से इसको बहुत सिंपल तरीके से समझा जा सकता है। आपको पता है कि 21 मार्च को सूर्य की लंबवत किरणें कहाँ पर हैं, भूमध्य रेखा पर होगी। इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, विषुव बोल देते हैं। 21 मार्च को सूर्य की लंबवत किरणें यहाँ पर है, और आप ये खुद अंदाज़ा लगाइए कि पृथ्वी क्या है, फुटबॉल के आकार की है, और यहाँ पर सीधी लाइट आप डालोगे तो इधर भी बराबर प्रकाश पहुँचेगा और इधर भी पहुँचेगा। तो जब पृथ्वी फुटबॉल के आकार की और उसके बीचों बीच में लाइट पड़े तो दोनों गोलार्धों में दिन की अवधि क्या होगी, बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर दिन और रात क्या होंगे, 21 मार्च को बराबर हो जाएंगे। तो 21 मार्च को दिन और रात की अवधि क्या होगी, 12-12 घंटे की हो जाती है। अब 21 मार्च के बाद देखिए सूर्य की स्थिति में क्या होगा, सूर्य उत्तरायण होगा, और सूर्य उत्तरायण होगा तो मार्च के बाद अप्रैल, मई और उसके बाद जून। तो जून के महीने में सूर्य की लंबवत किरणें कहाँ पर पड़ेगी, जून के महीने में सूर्य की लंबवत किरणें कर्क रेखा पर पड़ेगी। तो एग्जैक्ट 21 जून को सूर्य लंबवत चमकता है कहाँ पर, कर्क रेखा पर। तो 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकेगा तो उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी, और दक्षिणी गोलार्ध में दिन की अवधि कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर गर्मी और यहाँ पर ठंड हो जाएगी जब सूर्य यहाँ पर लंबवत किरणें। अब जून के बाद इसकी स्थिति में फिर परिवर्तन होता है, जुलाई, अगस्त और सितंबर। तो जुलाई, अगस्त और सितंबर, तो सितंबर के महीने में ये फिर से कहाँ पर आ गया, विषुवत रेखा पर आ गया। तो फिर से दिन और रात की अवधि बराबर हो जाएगी। तो 23 सितंबर को सूर्य कहाँ पर चमकता है, 23 सितंबर को सूर्य लंबवत चमकता है विषुवत रेखा पर। और सूर्य जब लंबवत विषुवत रेखा पर चमकेगा तो दिन और रात की अवधि फिर से क्या होगी, बराबर हो जाएगी। और आपसे प्री में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन कौन सी तिथि को दिन और रात की अवधि बराबर होती है या सूर्य लंबवत भूमध्य रेखा पर चमकता है। तो कौन सी 2 तिथि हो जाएंगी, 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च से सूर्य उत्तरायण होता है तो ऊपर में बसंत ऋतु शुरू हो जाएगी, नीचे आपकी शरद ऋतु या पतझड़ शुरू हो जाएगा।
23 सितंबर के बाद नीचे बसंत ऋतु शुरू हो जाएगी और ऊपर क्या होगा, पतझड़ शुरू हो जाता है। ठीक है, सितंबर के बाद पतझड़ आप देखते ही, हम तो यहीं रह रहे हैं उत्तरी गोलार्ध में ही। उसके बाद इसकी स्थिति में फिर परिवर्तन होता है अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीने में सूर्य की लंबवत किरणें कहां पर चमक रही हैं, मकर रेखा पर चमक रही है। तो 22 दिसंबर को एग्जैक्टली सूर्य चमकता है कहां पर, मकर रेखा पर। तो जब सूर्य यहां चमकेगा तो यहां क्या होगा, ठंड होगी और यहां पर गर्मी हो जाएगी। यहां दिन छोटे होंगे, यहां दिन बड़े हो जाएंगे, क्योंकि यहां पर सूर्य का प्रकाश ज्यादा प्राप्त हो रहा है। उसके बाद स्थिति में फिर बदलाव, जनवरी, फरवरी और मार्च, और फिर से वही स्थिति आपकी आ गई, फिर से वही स्थिति यहां पर आ गई। तो फिर से 21 मार्च वाली पोजीशन पर आ गए। तो इस तरह से पूरा एक चक्र बनता है, और इस पूरे चक्र को हम क्या बोलते हैं, इस पूरे चक्र को ध्यान रखना, इसको क्या बोलते हैं, सौर वर्ष बोलते हैं। सौर वर्ष कहा जाता है, सोलर ईयर इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, तो ध्यान रखना, पृथ्वी द्वारा एक वर्ष में, पृथ्वी द्वारा एक वर्ष में प्राप्त किया गया सौर विकिरण एक सौर वर्ष कहलाता है। एक सौर वर्ष कहलाता है। और एक सौर वर्ष में आप बताइए पृथ्वी व सूर्य भूमध्य रेखा को कितनी बार पार करता है, ये भी आपसे पूछा जाएगा कि एक सौर वर्ष में सूर्य भूमध्य रेखा से कितनी बार गुजरता है। तो ये आंसर आपका क्या होगा, एक बार ध्यान रखना ऊपर जाने में, एक बार नीचे आने में। तो ये भी पॉइंट यहाँ पर नोट डाउन कर लें। एक सौर वर्ष में सूर्य भूमध्य रेखा को 2 बार पार करता है, 2 बार क्रॉस करता है या पार करता है। तो एक सौर वर्ष में सूर्य, ध्यान रखना, भूमध्य रेखा को 2 बार पार करता है, 2 बार भूमध्य रेखा से होकर ये गुजर जाता है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब इतना क्लियर है तो हम चीज़ों को थोड़ा सा नोट डाउन कर लेते हैं कि क्या होता है शरद विषुव, क्या होता है बसंत विषुव, कब होता है आपका शीत आयनांत और कब होता है ग्रीष्म आयनांत वाली स्थिति। तो इतना क्लियर हो गया होगा, इसको आगे चलते हैं, नोट कर लेते हैं। तो पहले लिखिए आप, आयनांत क्या होता है, आयनांत, या इसको हम बोलते हैं सोलिस्टिस। तो इसका पहले मतलब पता हो फिर हम आगे बात करें। तो आयनांत का सीधा मतलब लिख लीजिए, जब सूर्य की लंबवत किरणें, जब सूर्य की लंबवत किरणें कर्क रेखा या मकर रेखा पर होती हैं, ठीक है। तो जब सूर्य की लंबवत किरणें कर्क रेखा या मकर रेखा पर होती है, या सूर्य कर्क रेखा या मकर रेखा पर लंबवत चमकता है, उस घटना को हम क्या बोलते हैं, आयनांत बोलते हैं। तो जब सूर्य की लंबवत किरणें कर्क रेखा या मकर रेखा पर होती हैं तो उसे आयनांत कहते हैं।
आयनांत कहते हैं। ठीक है, और आयनांत दो प्रकार का होता है, ध्यान रखें, यहीं पर लिख लें, आयनांत दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक यहाँ पर लिखें, पहले इसको हम बोलें शीत आयनांत, शीत आयनांत या विंटर सोलिस्टिस, विंटर सोलिस्टिस। क्या मतलब है, अब क्लियर हो जाएगा। जब सूर्य की लंबवत किरणें, सूर्य की लंबवत किरणें मकर रेखा पर पड़ती हैं, मकर रेखा पर पड़ती हैं, तो दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी, जबकि उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में सर्दी होती है। ठीक है, तो सिंपल सी है परिभाषा। शीत आयनांत की बात हो रही है तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होगी, गर्मी सर्दी होगी, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जाएगी, ठंड हो जाएगी। और यही स्थिति में अगर देखें तो ध्यान रखें आगे, ठीक है, यह घटना 22 दिसंबर को होती है। ठीक है, और 22 दिसंबर को जब ये घटना होगी तो 22 दिसंबर को क्या स्थिति बनेगी, 22 दिसंबर को स्थिति ध्यान रखना, उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन हो जाएगा, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन। तो जब सूर्य लंबवत चमकता है मकर रेखा के ऊपर तो दक्षिणी गोलार्ध में जाहिर सी बात है बड़ा दिन होगा और उत्तरी गोलार्ध में छोटा दिन। मतलब दक्षिणी गोलार्ध में लगभग 14 घंटे का दिन होता है, उस समय उत्तरी गोलार्ध में 10 घंटे ही प्रकाशमान आपका होगा। ठीक है, तो ये स्थिति ध्यान रखें। ये सीधा पूछा जाता है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन किस तिथि को होता है, तो 22 दिसंबर ध्यान रखना, और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, ये आपका 22 दिसंबर, या इसका उल्टा भी पूछ लेते हैं। ठीक है, ये स्थिति आपको क्लियर हो गई। अब हम बात करें दूसरी स्थिति की, जिसको हम बोलते हैं ग्रीष्म आयनांत, ग्रीष्म आयनांत या समर सोलिस्टिस, समर सोलिस्टिस। ठीक है, सेम स्थिति वही है। समर सोलिस्टिस में किस में क्या बोलेंगे, जब सूर्य की लंबवत किरणें, जब सूर्य की लंबवत किरणें कर्क रेखा पर होती हैं, कर्क रेखा पर होती हैं, तो उत्तरी गोलार्ध में
गर्मी, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी होती है। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी होती है। ठीक है, अब यह स्थिति कब बनती है? तो ध्यान रखें, यह स्थिति ध्यान रखें, यह स्थिति 21 जून को होती है। 21 जून को होती है। ठीक है, तो 21 जून को क्या स्थिति बनेगी? 21 जून को ध्यान रखना, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन। ठीक है, तो ये स्थिति थोड़ा सा ध्यान रखनी है कि उत्तरी गोलार्ध में कब सबसे बड़ा दिन होगा और कब सबसे छोटे दिन की स्थिति बनेगी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर कन्फ्यूजन यहाँ पर होता है, तो ज़रूर ध्यान रखें। वो वाला डायग्राम जो मैंने आपको बनाया था उसी से आपको क्लियर होगा कि कब छोटा दिन और कब आपका बड़ा दिन आपका बनता है। उस डायग्राम को एक बार आप समझ लोगे तो क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, बात करें हम किसकी? विषुव की। विषुव, ठीक है, और विषुव का मतलब होता है क्या? इक्विनोक्सिस। इक्विनोक्सिस, और इक्विनोक्सिस का मतलब होता है सूर्य कहाँ चमक रहा है? भूमध्य रेखा पर। ठीक है, तो लिख लें, जब सूर्य की लंबवत किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं तो इस स्थिति को विषुव कहते हैं। विषुव कहते हैं। ठीक है, और विषुव दो प्रकार के होते हैं। विषुव दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखें, विषुव दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दो प्रकार के हो जाते हैं? एक को हम क्या बोलते हैं? एक कहलाता है बसंत विषुव। बसंत, या ऐसे सीधा लिख लें, विषुव, या इस तरह से लिखो इसको, यहाँ विषुव दो प्रकार के हो जाएंगे। एक आप इसको हम बोल देंगे बसंत विषुव, बसंत विषुव, और दूसरे को हम बोल देंगे शरद विषुव। ठीक है, शरद विषुव या ऑटमनल इक्विनोक्सिस, या पतझड़ विषुव।
पतझड़ विषुव भी इसको बोल देंगे, ठीक है। और ये कहलाता है वसंत विषुव या स्प्रिंग इक्विनोक्सिस, ठीक है। तो ये स्थिति कब बनती है? वसंत विषुव की स्थिति बनती है कब? 21 मार्च। तो आपने देखा होगा हमारे यहाँ हिंदी महीनों के हिसाब से नई साल कब मनाते हैं? जब बसंत ऋतु आती है, चारों तरफ फूल पत्तियां खिलने लगती हैं। लेकिन हम क्या करते हैं कि पाश्चात्य सभ्यता के चक्कर में हम लोग नव वर्ष कब मनाते हैं? जनवरी में, जब क्या होता है? पतझड़ होता है। भाई पतझड़ के समय तो कुछ सब चारों तरफ क्या है? सूखा सन्नाटा है, तो उसको सेलिब्रेट करने का कोई लॉजिक नहीं बनता है। हमें बसंत ऋतु के समय सेलिब्रेट करना चाहिए न्यू ईयर, क्योंकि उस समय चारों तरफ हरियाली, चारों तरफ फूल पत्तियां और फसलें आपकी दिखाई देती हैं, ठीक है। लेकिन हम उल्टा ही सब मानते हैं, क्योंकि हम लोग अभी भी पूरी तरह से पश्चिमी सभ्यता को ही फॉलो कर रहे हैं। तो 21 मार्च की हम बात करें तो 21 मार्च में ध्यान रखना, यहाँ पर दोनों तरीके से प्रश्न आपका बनेगा। 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में बसंत होगा। उत्तरी गोलार्ध में क्या शुरू हो जाएगी? बसंत ऋतु। जबकि 21 मार्च को दक्षिणी गोलार्ध में इसका क्या होगा? उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? शरद ऋतु, पतझड़ शुरू हो जाएगा, ठीक है। और शरद ऋतु की बात करें, ये कब मानते हैं हम? ये हम मानते हैं 23 सितंबर को। तो 23 सितंबर से उल्टी स्थिति शुरू हो जाती है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में क्या शुरू हो जाता है? पतझड़ शुरू हो जाता है, ठीक है। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा? दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु शुरू होती है, बसंत ऋतु। तो ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। दोनों पॉइंटों को आपको ध्यान रखना है कि कब कौन सी स्थिति आपकी बनती है। तो शरद विषुव और बसंत विषुव, शीत आयनांत और ग्रीष्म आयनांत आपको जरूर ध्यान रखने हैं। ये पॉइंट आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, प्री में भी है और मेंस में भी है। दोनों में आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको इस तरह से इसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो जितना मैंने अभी कराया उसको थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करा देता हूं, क्योंकि थोड़ी सी टेक्निकलिटी है। रिवाइज हो जाएगा तो आपको याद रखने में भी आसानी होगी। तो देखिए हम बात कर रहे थे कहाँ से? हमने शुरुआत की थी, यहाँ से शुरुआत की थी, यहाँ से शुरुआत की थी मैंने, जो पिछली क्लास में मैंने छोड़ा था वहीं से शुरुआत की थी। तो यहाँ पर एक सर्किल काम करता है, एक वृत्त काम करता है, जो दिन और रात को क्या करता है? सेपरेट करता है, अलग करता है। तो इसको पूछते हैं सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन किसे कहते हैं, या प्रदीप्ति सर्किल वृत्त किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी पर वह वृत्त जो दिन और रात को क्या करता है? अलग करता है, उसको हम क्या बोल देंगे? विभाजित करता है, उसको हम क्या बोल देते हैं? सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन कहा जाता है। तो क्लियर होगा, प्री में प्रश्न ये पूछा जा चुका है, ठीक है। उसके बाद पृथ्वी के घूर्णन के प्रभाव, घूर्णन गति में पिछली क्लास में बता चुका था। अब इसके क्या क्या प्रभाव हैं? एक तो दिन और रात की घटना, पृथ्वी के घूर्णन के कारण सूर्य, चंद्रमा और अन्य खगोलीय पिंड पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हुए दिखाई देते हैं। पृथ्वी के घूर्णन के कारण पवनों की दिशा में परिवर्तन होता है, अर्थात कोरियोलिस बल उत्पन्न होता है, मतलब पवनें विक्षेपित होती हैं उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर विक्षेपित हो जाती हैं। यही कहता है क्या? कोरियोलिस बल कहता है। और पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही क्या होता है? दैनिक ज्वार भाटा की स्थिति भी बनती है। फिर मैं बात कर रहा था परिक्रमण गति की। तो सूर्य के चारों ओर घूमने की जो स्थिति होती है वो परिक्रमण कहलाता है। और परिक्रमण काल आपका कितना होता है? 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड में पृथ्वी सूर्य का एक परिक्रमा लगाती है। और इसको हम लगभग कितना मानते हैं? सुविधा के अनुसार 365 दिन और 6 घंटे मान के चलते हैं। और 365 दिन और 6 घंटे एक्स्ट्रा हैं। इस 4 साल बाद ये क्या होगा? 24 घंटे में हो जाएंगे।
तो एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है, और ये एक्स्ट्रा दिन कहाँ जुड़ जाता है? फरवरी में जुड़ जाता है। इसी को क्या बोलते हैं? लीप ईयर बोलते हैं। ठीक है, तो लीप ईयर में फरवरी कितने दिन की हो जाती है? 29 दिन की फरवरी हो जाती है। इस तरह की स्थिति बनती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाती है, 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं, 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से लगाती है, और 960 मिलियन किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर रहे थे परिक्रमण के क्या क्या प्रभाव होते हैं। तो दिन रात का छोटा या बड़ा होना, मकर रेखा का निर्धारण, मौसम परिवर्तन की घटना, और उपसौर, अपसौर और विषुव की स्थिति भी यहाँ पर बनती है। और फिर इस तरह से मैंने बताया था कि किस तरह से पृथ्वी का परिक्रमण होता है और उपसौर, ये आपका विषुव बनते हैं। ठीक है, तो इतना आप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे उपसौर और अपसौर की, और उसके बाद हम बात करेंगे पृथ्वी के प्रमुख घटकों के बारे में भी। तो धन्यवाद सभी लोगों के जुड़ने के लिए। थैंक यू, नमस्कार सभी लोगों को।